And how are you all? Welcome to the online platform of the Gurukul Nursing Academy. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड मॉक टेस्ट। दो मॉक टेस्ट जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड मॉक टेस्ट से आज हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर थर्ड मॉक टेस्ट। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ कहा गया है कि आपके पास हाउ मैनी PGEL आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको PGL के बारे में बताती हूँ। PGL जो होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। आपका जो PGL है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। आपके पास एक जो 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है व्हेन इट अंडरगोस ग्लाइकोलिसिस, तो उस समय पे आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि आपको ना यहाँ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आपको देखने को मिलती है। तो जब भी आपके पास ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है वो आपका कन्वर्ट होता है PGAL, और मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं बीच में। PGAL और एक आपके पास इंटर कन्वर्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये तीनों तो मतलब दोनों जो हैं ये 3 कार्बन के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मतलब PGAL एंड डैप, ये आपके दोनों क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे और दोनों आपके आइसोमर्स होते हैं। दे आर आइसोमर्स, तो आइसोमराइजेशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो एक ग्लूकोज से आप बोल सकते हो कि बेसिकली ना आपको 2 PGL देखने को मिलेंगे। एक तो PGL डायरेक्टली बन रहा है और एक आपके पास आपका डैप मॉलिक्यूल है। तो ये जो डैप मॉलिक्यूल है ना, ये डैप मॉलिक्यूल आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है PGL के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक ग्लूकोज से 2 PGL बने। अब आपसे पूछे कि आपके 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने आपके PGL बनेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, 6 PGL जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 PGL नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है 3 PGL, सॉरी 6 PGL, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगेन 4 है, नहीं होगा, तो डी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट आपके पास ये भी पूछा गया है कि कितने ATP जो है वो आपके रिलीज होने वाले हैं जब आपके पास क्या होगा, ये रेस्पिरेशन होगा। टिल PGL आपका फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब PGL से लेके आपसे पूछा, आपको पूरा ग्लूकोज से नहीं बताना है। PGL से लेके आपको CO2 एंड H2O, मतलब आपका जो कंप्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, वहां तक आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम ग्लाइकोलिसिस को भी देखते हैं ना, तो देखो आप सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके जो नेट 8 ATP का आपका क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आपके पास 6 ATP जो हैं वो आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, आपकी लिंक रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। और 24 जो है आपके ATP वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके क्रैब्स साइकिल में देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं तो ग्लाइकोलिसिस में नेट इसलिए आपका यूज होता है क्योंकि जब आपका PGL बनता है तो PGL के बनने से जस्ट पहले आपके 2 स्टेप्स पे क्या होते हैं, आपके 2 ATP जो है वो कंज्यूम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखो PGL के बाद के बारे में आपसे पूछा गया है तो कंजप्शन तो आप वहां पे कंसीडर करोगे ही नहीं। तो अगर इन दो हम PGL को क्या कर दें, आपका माइनस ना करें, तो नेट आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 आपके पास ये वाले हो गए, 6 आपके पास ये हैं, 24 आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल आपको यहाँ पे जो ATP देखने को मिलेगा वो एक ग्लूकोज के लिए कितना देखने को मिलेगा, 40 ATP देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 40 इंटू अगर मैं बात करती हूँ 3, तो आपको टोटल कितने ATPs देखने को मिलेंगे आपके अमाउंट से। ठीक है, आपको यहाँ पे 120 ATPs जो है वो क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक में 160 है, एक में आपका 120 है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी डी ऑप्शन, क्योंकि आपके पास जो PGL के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो 6 रहने वाले हैं, बट उनकी वजह से वो ATP जो बनेगा दैट विल बी 120। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, EMP pathway is,
देखो ईएमपी पाथवे की अगर मैं बात करती हूँ तो ईएमपी जो होता है दैट इज एम्डन मेयरहोफ पार्नस पाथवे, और ईएमपी पाथवे आप ग्लाइकोलिसिस को ही बोलते हो। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना बेटा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपका क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। सबसे पहले बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका एक ये बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। बट आपके पास CO2, मतलब CO2 यहाँ नहीं बनता है, बट आप ये बोल सकते हो कि हाँ एक तरीके से आपका जो अल्टीमेट यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए ना पायरुविक एसिड, वहां तक आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो दिस इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा। देखो पार्शियल ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन अगेन नहीं होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो ये बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, और आपके पास दो क्या बन जाएंगे, पायरुविक एसिड बन जाएंगे। आपके पास एक पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल आपको क्या होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना आपके पास, वो कहाँ देखने को मिलती है, आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। वहीं पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो क्रैब साइकिल है, और आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो लिंक रिएक्शन है, ठीक है, लिंक रिएक्शन ये कहाँ पे होती है, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। बट हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस आपका अल्टीमेटली आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी साइटोप्लाज्म, ओके। तो यहां पे आपका आंसर रह जाएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है इन ईएमपी पाथवे ग्लूकोज इज phosphorylated to form glucose 6 phosphate by the help of which enzyme। देखिए आपका जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें ग्लूकोज से आप क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, और यहाँ पर एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा दैट विल बी डी ऑप्शन, हेक्सोकाइनेज। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं एक और बता देती हूँ मैं तुम्हें, ये क्वेश्चन ना आपसे बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपके पास जो आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में ना आपके 2 एंजाइम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। एक तो आपका हेक्सोकाइनेज हो गया, एक आपके पास होता है PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है ना, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। वो एंजाइम जो आपके ग्लाइकोलिसिस के रेट को क्या करता है, कंसीडर करता है, एक तरीके से डिटरमाइन करता है, दैट विल बी PFK। ग्लाइकोलिसिस के रेट को PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करेगा, यहाँ पर आपका डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी हेक्सोकाइनेज, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव इज। देखो NAD पॉजिटिव आपका जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, आपके पास एक ही स्टेप पे आपका जो है वो क्या होगा, ये फॉर्म होगा, और अल्टीमेटली आपके पास क्या होते हैं, 2 NAD पॉजिटिव जो है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा, यहाँ पे आपका यूज नहीं होता है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से PGL और डैप नहीं, इसमें नहीं होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे भी नहीं होगा। PGL से PGA, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। जब आपका एक ग्लूकोज से मतलब आपका क्या होता है, PGL और डैप बनता है, और उससे नेक्स्ट स्टेप जब आपका फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, तो इस स्टेप पे आपको जो है वो क्या देखने को मिलता है, आपका NAD पॉजिटिव का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट इज इन ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड टू। देखो आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में अल्टीमेटली आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपका पाइरुविक एसिड, या आप बोल सकते हो कि आपका पाइरुवेट के अंदर टूटता हुआ दिखाई देता है। आपका जो ग्लूकोज है इट इज ऑफ 6 कार्बन, और आपका जो यहाँ पे पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट इज बी ऑप्शन। तो ये 3 कार्बन का होता है, और इसके आपके पास क्या देखने को मिलते हैं, आपको 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज glycolysis is found in aerobic organism, anaerobic, both aerobic and anaerobic, aerobic organism only under certain conditions। देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना उसको आप लोग क्या बोलते हो, यूनिवर्सल साइकिल। ये ना आपकी एक ऐसी रिएक्शन है, साइकिल या आप रिएक्शन बोल सकते हो, साइकिल तो छोड़ो रिएक्शन ही बोल दो। आपके पास जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है आप उसको यूनिवर्सल रिएक्शन बोलते हो, क्योंकि आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, आपको हर जगह पे जो है वो क्या देखने को मिलती है, आपकी ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलती है,
ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द साइट ऑफ जनरेशन ऑफ एटीपी इन सेल इज। देखो एटीपी जो होता है ना आपका नॉर्मली हर एक पार्ट के अंदर बनता है, बट जो एनएडी पॉजिटिव और आपका एफईडी H2 है, वहां से आपका जो आपका क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और आपके पास क्या बनता है, आपका एटीपी बनता है। तो वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होगा, बोथ साइटोप्लाज्म एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये बिल्कुल ठीक है। आपके पास आपका जो क्या होता है मॉलिक्यूल होता है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब आपके पास यहाँ जो दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस, यहाँ से जब आपका मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, आपके मैट्रिक्स के अंदर आएगा, तब आपके पास क्या होता है, आपके जो भी एटीपी मॉलिक्यूल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है which ion is required for the working of pyruvate dehydrogenase। देखो बेटा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे को इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है कि आपका जो पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज होता है, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपका मैग्नीशियम आयन जो होगा वो बहुत जरूरी होगा, और मैग्नीशियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ आपका पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेप डिफाइंस द एक्शन ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। देखो नाम से पता चल रहा है सिट्रेट सिंथेटेज मतलब कहीं ना कहीं सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आप पढ़ चुके हो कि आपका जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपका, या सिट्रेट जो आपका होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्रैब्स साइकिल में देखने को मिलता है, टीसीए में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका जो कौन सा स्टेप है जहाँ पे इस एक्शन मतलब आपके एंजाइम का यूज होगा, दैट विल बी आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड। तो डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। जब आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो एक 2 कार्बन के मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एक्ट करता है, तो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होता है, दैट इज नॉन एज सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी प्रोटॉन्स पासेस थ्रू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। बेटा आपके पास ना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्या दे रखा है कि मतलब 4 होता है, 2 होता है, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम में चेंज करके दे रखा है, बट अगर हम कंसीडर करें, डाटा को कंसीडर करें या एनसीईआरटी को भी कंसीडर करें, तो आपके पास ना एक एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपको तब देखने को मिलता है जब आपके पास 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, 2 इज करेक्ट ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ ठीक होने वाला है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म फ्रॉम एनएडीएच। एक एनएडीएच से आपके पे जो है वो 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका जो है उसके अंदर ये सारी चीजें बता रखी है, और एक एफएडीएच2, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, एक एफएडीएच2 से आपका 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल आपको बोला तो हम एक ग्लूकोज को कंसीडर करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपके पास जो है वो 38 या फिर 36 एटीपी जो है आपके पास फॉर्म होते हैं। अब ये 36 होंगे या 38 होंगे ये आपका डिपेंड करता है शंट के ऊपर, कौन से शंट से आपके पास हो रहा है, बट बेसिकली हम जो करते हैं कंसीडर वो करते हैं 38 एटीपी को। ठीक है, तो ऑप्शन में 2 4 38 40, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द नेट गेन ऑफ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें आपको केवल 2 एटीपीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 एटीपी। अब देखो आपके पास ना 2 एटीपी ही बनेंगे हमेशा, चाहे आपके पास क्या हो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपके पास आपकी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, केवल और केवल आपको कितने मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट फेज ऑफ एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इज। देखो आपके पास जो ग्रोथ कर्व बनता है उसमें आपके पास कुछ इस तरीके से कर्व होता है, आपका जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनता है। ये वाला जो फेज होता है इसको बोलते हैं लेग फेज, ठीक है। ये वाला जो फेज है इसको बोलते हैं लॉग फेज, और ये वाला जो फेज होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज या आपका स्टेशनरी फेज। तो देखो यहाँ पर तो आपके पास रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो रही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे रिएक्शन इनिशिएट होती है, लैग फेज इतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा। ये जो लॉग फेज होता है ना, इसके अंदर आपके पास कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है। तो मैक्सिमम जो आपको फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमेशा कहाँ देखने को मिलती है? लॉग फेज, क्योंकि स्टेशनरी के अंदर तो वो आके क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, आपकी ग्रोथ जो है वो समय के साथ रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लैग, लॉग, स्टेशनरी, लॉग फेज। लॉग फेज में आपको मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद ग्रोथ इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स, नेमली। आपके पास ऐसे कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है? तो देखो आपके पास है लाइट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइट एंड विंड, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लाइट एंड टेम्परेचर ये आपके मोस्टली ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका जो है वो एक तरीके से आपका कोई भी जो ग्रोथ है वो क्या करेगी? डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन फैक्टर रहेगा दैट विल बी लाइट एंड टेम्परेचर। उसके बाद द सेल्स डेराइव फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस लीड्स टू मैच्योरेशन। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज। देखो एक आपके पास होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल, वो सेल जो कोई भी पर्टिकुलर जो है वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता उसे आप लोग क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका डिफरेंशिएटेड सेल, वो सेल जो आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसको आप डिफरेंशिएटेड सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम से आपका कैम्बियम जो है वो क्या होता है, या कैम्बियम से डिफरेंशिएट होकर जो सेल अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे उसे आप लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन क्या होती है? देखो आपके पास एक सेल था, वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, किसी भी कारण से अगर उसके अंदर कोई डैमेज होता है और उसको दोबारा से क्या करना पड़ता है? आपका ग्रो करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो वो अपनी डिफरेंशिएशन को क्या करेगा? छोड़ देगा, और वो क्या करना शुरू करेगा? आपका डिवाइड करना शुरू करेगा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन के बाद जब वो वापस से अपने फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू करता है उसे आप लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो आपके पास जो रीडिफरेंशिएशन होता है जब आपका डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट होगा और दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। और ये सेम ही है रीडिफरेंशिएशन। और हेटेरोफिली होती है जब आपका कोई भी प्लांट जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन में, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, आपका जब वो जुवेनाइल स्टेज में है या फिर आप बोल सकते हो कि वो एडल्ट स्टेज में है, तो दोनों समय पे वो क्या करता है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आपका शो करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज हेटेरोफिली, ओके। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इथाइलन वाज डिस्कवर्ड बाय। बेटा आपके पास ना साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपका लास्ट ईयर पूछा गया था रोहतक पीजीआई का ही ये पीवाईक्यू है कि आपके पास जो क्या होता है आपका एक तरीके से आई थिंक क्वेश्चन वो था अमीबा, अमीबा की डिस्कवरी पूछी गई थी। रोजनहॉफ वाज डिस्कवर ऑफ अमीबा। तो आपके पास ये पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है कि आपके साइंटिस्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट के बारे में हम एक अलग से क्लास भी कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होंगे उसके बारे में हम एक बार ग्रो थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन वाज डिस्कवर्ड बाय क्यूरोसावा, ओकाजाकी, खुराना एंड कजिन्स। तो कजिन्स वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following promote nutrient mobilization। आपके पास वो कौन सा ऐसा आपका हार्मोन होता है which is responsible for the mobilization of न्यूट्रिएंट्स। देखो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी एक ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब जैसे ही न्यू लीफ आती है ना तो ओल्ड लीफ क्या करती है? न्यू लीफ को या न्यू कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट उसको क्या करती है? अपने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर देती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो वो आपका जो क्या है पर्टिकुलर हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, वो आपका
ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रहेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन आपका सेल का डिवीजन कराता है, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन भी करवाता है, तो साइटोकाइनिन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैशियस पीजीआर। देखो आपके पास जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसमें एक लौता ऐसा हार्मोन है जो गैशियस फॉर्म में होता है, एंड दैट इज इथाइलिन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इथाइलिन जो है वो आपका गैशियस फॉर्म में होता है। आपके मोस्टली जो राइपेंड फ्रूट होते हैं वो इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि फ्रूट को राइपन करने के लिए भी आप इथाइलिन को यूज करते हो। एक इसका एक्वस सॉल्यूशन भी आता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन जो होगा उसे आप लोग क्या बोलते हैं, इथोफेन। Ethofen is aqueous solution of ethylene, which is used for the ripening of fruits and vegetables. तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा गैशियस पीजीआर का इथाइलिन। नेक्स्ट है which of the following breaks seed dormancy। देखो सीड डॉर्मेंसी क्या होती है। सीड डॉर्मेंसी वो स्टेट होती है एक कोई भी सीड की जिसके अंदर वो इनेबल होती है ग्रो करने के लिए। मतलब वो उसके पास आपके ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स ही नहीं है जिसके अंदर वो क्या कर सके, आपका ग्रो कर सके, जर्मिनेट कर सके। तो वो जो स्टेट होती है इन विच अ सीड इज अनेबल टू ग्रो और जर्मिनेट, दैट इज नॉन एज सीड डॉर्मेंसी। और वो हार्मोन जो आपका क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को आपका एक तरीके से ब्रेक करता है, वो कौन सा हार्मोन होगा, इथाइलिन हार्मोन होगा। क्योंकि आपका ये जो है वो राइपनिंग को कॉज करेगा, सीड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करेगा। और वो हार्मोन जो आपका सीड डॉर्मेंसी को बनाए रखता है, ठीक है, मेंटेन करता है, दैट इज एबीए। अगर ये पूछ ले ब्रेक कौन करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथाइलिन। बट अगर ये पूछे कि मेंटेन कौन करता है तो एबीए। एबीए इज एब्सिसिक एसिड। आपके पास जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है वो आपका एक तरीके से आप भी बोल सकते हो कि प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन होता है, और वो सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है, आपका प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज। वो कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट सेट को क्या करता है, इंड्यूस करता है पाइनएप्पल में। तो फ्रूट्स जो आपके आते हैं पाइनएप्पल में वो किसके कारण आएंगे, इथाइलिन। आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है एज इट इज। नेक्स्ट इज द वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर वो कौन सा पीजीआर है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इथाइलिन ऑब्वियसली। इथाइलिन जो होगा वो आपका एग्रीकल्चर में यूज होने वाला सबसे ज्यादा आपका वाइडली स्प्रेड हार्मोन है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स। देखो एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, आपका प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन होता है। वो किस चीज को प्रमोट करेगा, देखो सेल डिवीजन। ऑब्वियस सी बात है वो सेल डिवीजन को तो प्रमोट करेगा ही नहीं। क्यों करेगा सेल डिवीजन को प्रमोट, क्योंकि वो तो स्ट्रेस हार्मोन है। जर्मिनेशन को भी प्रमोट नहीं करेगा, अभी आपने बढ़ लिया इथाइलिन करेगा। लीप पोल, बोल्टिंग जिसको कहा जाता है, पत्तियों का झड़ना। अब स्ट्रेस हार्मोन है तो स्ट्रेस की कंडीशन तो कॉज करेगा ना। तो लीफ को क्या करता है, झाड़ता है। जो आपकी पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती हैं, दैट इज नॉन एज बोल्टिंग ऑफ लीव्स, या आप बोल सकते हो कि विल्टिंग, आप बोल सकते हो विल्टिंग ऑफ लीव्स। वो आपका किसके कारण होता है, आपका एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है which is used as weedicide, the hormone या फिर आप बोल सकते हो the chemical which is used for the destruction or removal of weeds is known as weedicide। कौन से आपका 2,4-D नेफ्थलीन AA, आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल बुटाइरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ये जो चारों है ना ये आपके हैं ऑक्सिन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इनमें से आपके पास वीडीसाइड की तरह तो आप 2,4-D को यूज करते हो, ठीक है। 2,4-D इज यूज एज अ वीडीसाइड। नेक्स्ट है इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिमुलेटेड बाय। इंटरनोडल इलोंगेशन क्या होता है, देखो ये आपके पास क्या है, कोई भी स्टेम है। स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर क्या होती है, नोड और इंटरनोड होती है। तो उसके पास नहीं बहुत सारी ऐसी लाइंस होती है जिसको आप बोलते हो नोड। इनके बीच का जो गैप है दैट इज नॉन एज इंटरनोड। तो आपके पास वो कौन सा हार्मोन है जो इंटरनोड की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो जिब्रेलिक एसिड ही होगा फर्स्ट, यही ठीक है। आपका जिब्रेलिक एसिड जो है वो आपका ऐसा हार्मोन है जो आपकी इंटरनोड की जो क्या है, आपकी इलोंगेशन है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल। अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, हमने ऑलरेडी कर लिया ये।
सेल डिवीजन नहीं होगा, इलोंगेशन नहीं होगा, शूट इलोंगेशन नहीं होगा, लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी। आई टोल्ड यू ना कि एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो लीफ फॉल आपका बोल्टिंग, आपका विल्टिंग, आप बोल सकते हो विल्टिंग इज अ मोर कंसीडर्ड टर्म, विल्टिंग पत्तियों का झड़ना, एंड डॉर्मेंसी, ओके। Next is the pineapple under which natural condition is difficulty to blossom has been made to produce fruit throughout the year by the application of। आपके पास पाइनएप्पल में थ्रू आउट द ईयर आप क्या करते हो, फ्रूटिंग के लिए जो हार्मोन या केमिकल आप यूज करते हो, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं आपका पूरे सीजन या पूरे साल में हर सीजन में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, वो होगा इथाइलिन। क्योंकि इथाइलिन ही आपका वो हार्मोन है जो फ्रूटिंग को प्रमोट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ARH negative can receive the blood transfusion from which of the following types। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, ए है, मतलब चलो हम ये लेते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ARH नेगेटिव, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, कोई भी अगर डोनर है ना, डोनर, तो डोनर का देख लो एंटीजन, और रेसिपिएंट जो होता है, रेसिपिएंट का हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका एंटीजन तो कोई है ही नहीं, RH नेगेटिव है, बट यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब देखो बी देखते हैं सबसे पहले, बी में अगर हम देखें तो आपके पास बी जो होता है, अच्छा इसने क्या बोला है, आपका रिसीव कर सकता है, तो ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट की तो एंटीबॉडी देखनी है ना आपको, रिसीव बोला है, तो इसमें एंटीबॉडी अगर हम देखें तो आपके पास कौन सी होगी, एंटी RH और एंटी बी। अब फर्स्ट ग्रुप है एंटी बी, अब ये आप सॉरी बी और RH, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसका आप बोल सकते हो। देखो अगर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो सीधी सी बात है आपके पास इसका आपको क्या देखना है, क्योंकि डोनर होने वाला है ना, तो इसका आप एंटीजन देखोगे, तो इसके अंदर एंटीजन जो है वो बी है, RH तो चलो आपने बोल सकते हैं है नहीं, बट अगर ये आपका है, और अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ब्लड को मैं क्या करती हूँ, ऐसे इंसान के अंदर आपका डाल देती हूँ, यहाँ पर है आपका एंटीजन बी, इसके अंदर है एंटीबॉडी एंटी बी, ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए बी RH नेगेटिव। देखो ए बी है तो ए बी के अंदर आपका ए बी होगा एंटीबॉडी, बी भी होगा, एंटीजन जो होगा ए भी होगा बी भी होगा, नेगेटिव है तो कोई एंटीजन तो है नहीं इसकी तरफ से। अब यहाँ पे अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंटीजन बी, और यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी आपकी, ये जो बी एंटीबॉडी है ये इसको क्या कर देगी, अगेन डिस्ट्रॉय कर देगी। ए तो था वो चल जाता है, ए की तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे बी ने मामला खराब कर दिया, तो ये भी आपका ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ओ। देखो ओ की अगर हम बात करें, ओ है तो आपके पास क्या होगा, एंटीजन है ना, एंटीजन तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और RH है तो उसके लिए भी कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन कोई नहीं है, अब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी जाके मारेगी किसको, जब मारने के लिए ही कोई नहीं है तो एंटीबॉडी किसी को मार ही नहीं सकती। तो आपके पास यहाँ पे जो क्या होगा, आपका ट्रांसफ्यूजन होगा वो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, आपका सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आराम से हम इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास RH नेगेटिव, ARH नेगेटिव। अब देखो ए है तो आपके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए, यहाँ पे है आपका बी, तो अगर हम इस ब्लड को क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर सकते हैं। तो ये वाला आपका जो ब्लड ग्रुप है ये भी क्या है, पॉसिबल है कि आप इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, तो O नेगेटिव कर सकते हैं, ए नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया डी एंड ई ओनली, ई तो है ही नहीं बेटा, ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। डी ओनली नहीं, सी भी कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ए एंड बी ओनली नहीं, ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। सी एंड डी ओनली, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लव साउंड ऑफ वर्ड इज कॉज्ड बाय।
देखो जैसे ही आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स जो होते हैं हार्ट के वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी जो क्या होती है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपकी एवी वॉल्व वो क्या करती है क्लोज हो जाती है। जैसे ही वो क्लोज होती है तो बेटा आपका वो क्लोजर के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज लब, दैट इज फर्स्ट हर्ट साउंड। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू, देखो ओपनिंग वाले तो होंगे ही नहीं, ओपनिंग के कारण तो होती नहीं है, क्लोजर की वजह से होती है, तो ओपनिंग वालों को तो हटा ही दो। क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व, देखो सेमिल्यूनार वॉल्व जो होती है वो आयोटा में होती है, पल्मोनरी आर्टरी में होती है, और ये तब क्लोज होती हैं जब आपके पास क्या होगा, आपका जो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है वो शुरू होता है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाएगा तब आपके पास ये वॉल्व्स जो है वो क्या होती है क्लोज होती है। तो इनके क्लोज के कारण डब प्रोड्यूस होती है ना कि लब, तो इनके कारण जो प्रोड्यूस होगी दैट इज डब। उसके बाद है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, हाँ जी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो होती हैं वो आपकी एवी वॉल्व्स होती हैं, और इन्हीं के क्लोजर के कारण आपका जो है क्या होगा, आपका लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑफ फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हर्ट। देखो एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, हमारा जो हर्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक नेचर का होता है, हमारा जो हर्ट है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपने लिए इम्पल्स को खुद से प्रोड्यूस कर लेगा, तो दिल खुद के लिए खुद धड़कता है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास हर्ट जो है वो खुद के लिए खुद ही धड़क रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, इसको ना इम्पल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले होता है एसएएन। एसएएन जो होता है दैट इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ हर्ट, क्योंकि ये इम्पल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एसएएन क्या करता है, आपका इंटरनोडल टिश्यू के थ्रू एवीएन को अपना जो भी मतलब इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करके देता है। एवीएन से आपका जो मैसेज है वो कहा जाता है आपका बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से आपके पास कहा जाएगा पुरकेंजीज फाइबर, ये बंडल ऑफ हिस जो होता है ये राइट और लेफ्ट दो पार्ट पे जाता है। उसके बाद आपके पास होगा पुरकेंजेस फाइबर्स, ठीक है। तो ये पाथवे है, तो पाथवे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है आपका एसए नोड का है, ये रहा ई, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद एसए नोड के बाद कहाँ जाएगा आपका एबी नोड, बंडल ब्रांचेस, एबी बंडल पे जाएगा पहले, फिर ए आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एबी नोड पे जाएगा। एक सेकेंड, ओके रुको 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 रुको, एबी बंडल है ना ये, एबी बंडल इसने बंडल ऑफ हिज को ही बोला है, ठीक है, नहीं होगा आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ गया इरेज, बी नहीं होगा, क्योंकि पहले आपके पास कहाँ जाएगा से नोड, ऐसे नोड से एबी नोड, नोड है मैंने एबी नोड की जगह बंडल पढ़ लिया, ठीक है। तो आपके पास पहले जाएगा सी एबी नोड पे, तो सी पे जाएगा, तो दिस वन इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। ये जो इन्होंने बोला है ना एबी बंडल, ये बंडल ऑफ हिस के लिए इन्होंने टर्म यूज की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आपको ये बताना है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले देखते हैं पी वेव। देखो ईसीजी होता है, ईसीजी मैं बना देती हूँ सबसे पहले तो यहाँ विजिबल ना। सबसे पहले होता है पी वेव, देन क्यू आर एस एंड देन टी। ये जो होती है ये पी क्यू आर एस एंड टी, ये आपके पास वेव है ईसीजी की, ठीक है। तो इसमें पी वेव जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पी वेव जो होती है ना वो आपके एट्रिया, आपके जो एट्रिया होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन, उनके आप बोल सकते हो कि सिस्टोल, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और सिस्टोल के लिए आप जो टर्म यूज करते हो दैट इज योर डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हर्ट मसल्स इलेक्ट्रिकली साइलेंट, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्यूआरएस वेव। देखो क्यूआरएस वेव जो होती है वो आपका रिप्रेजेंट करती है आपके वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन को, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसका आ जाएगा सेकंड। एक बहुत अच्छी बात, मैं एक क्वेश्चन यहीं पे आपको बता देती हूँ, कई बार ना आपसे ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जिसको आप क्या करते हो यूज करते हो आपका हार्ट रेट या पल्स रेट को काउंट करने के लिए। तो हार्ट रेट या पल्स रेट को काउंट करने के लिए आप जिस
वेव को यूज करते हो दैट इज QRS वेव, ये याद रखना, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। उसके बाद है टी वेव। टी वेव क्या करती है कि आपका जो वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका रिलैक्स हो रहा है, तो इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी में आ गया रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और उसके बाद टी और पी का गैप, अब देखो यहाँ पे ये गैप आएगा, उसके बाद आपका पी वेव जो है वो दोबारा से क्या करेगा, फॉर्म होगा। यहाँ पे ये पी वेव आपकी दोबारा से क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, ये आपका क्या कर रहा है कि इस टाइम पे जो हार्ट की मसल्स हैं उनके ऊपर कोई इंपल्स नहीं है, वो आपका जॉइंटेड डायस्टोलिक फेज में है, ठीक है। क्योंकि आपकी कार्डिक साइकिल में तीन फेजेस होते हैं ना, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर लेटरल सिस्टोल एंड देन आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस टाइम पे ना ये वाला जो फेज होगा ये आपका जॉइंटेड डायस्टोल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम पे कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकली आपका जो हार्ट मसल्स हैं वो साइलेंट होंगी। तो इसके अगर हम देखें ए फॉर थ्री यही है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है अगेन पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो पी का आ जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू का आ जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यू, अच्छा क्यू तो शुरू नहीं करेगा। अच्छा चलो एक बात और बताती हूँ मैं तुम्हें, पहले इसका बताती हूँ। QRS का आ जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव है रिपोलराइजेशन। आपका जो क्या होता है क्यू वेव होता है ना, क्यू जो पॉइंट होता है ये QRS, ये जो पॉइंट होता है इस टाइम पे ना आपका जो SA नोड होता है वो क्या करता है, इम्पल्स को मतलब AB नोड वो इम्पल्स को क्या करता है, आगे ट्रांसमिट करता है, जब भी आपका वेंट्रिकल क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है। आपका जो क्यू वेव होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिगिनिंग ऑफ सिस्टम। ओके, बी पॉइंट जो क्यू पॉइंट जो होता है आपका पर्टिकुलर। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए फॉर थ्री, एक ही बन रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBCs। देखो इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, निलंब। N to B आप जैसे जैसे जाएंगे आपका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65%। बेसोफिल बी अगर हम देखें, बेसोफिल सबसे कम है, आपके अराउंड है ना 0.5 to 1% आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसोफिल आपके सबसे कम होंगे, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। बिल्कुल सही बात है, आपके जो बेसोफिल होते हैं ना वो आपके क्या करते हैं, हिस्टामिन जो आपका क्या है वेसोडाइलेटर, आपका सेरोटोनिन दैट इज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एंड हेपेरिन जो है एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, उसको सिक्रीट करता है, सिक्रीटरी नेचर का होता है बेसोफिल। नेक्स्ट बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता है, देखो हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन वो आपकी बॉडी में तभी रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस। बेसोफिल्स जो होते हैं ना, बेसोफिल्स का किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता है। आप ये बोल सकते हो कि आपका एस शेप न्यूक्लियस, एस शेप होता है इस तरीके से, एस शेप आपका मल्टी लॉब्ड होता है। सबसे पहली बात तो इसके ना बहुत सारे लॉब्स होंगे, और ये सारे लॉब्स ना आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये देख लो ऐसे, ये सारे लॉब्स हैं और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो एस शेप का होता है। उसके बाद है ये डी गलत हो गया। नेक्स्ट है बेसोफिल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट। बिल्कुल भी नहीं, आपका जो WBC होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं, जब हम इसको स्टेन करते हैं ना तो कुछ WBC होते हैं जिसमें से डॉट 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 आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं और कुछ में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट हैं वो होते हैं बैन, BEN, निमोनिक मैंने आपको बता रखा है। बेसोफिल, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल। तो ये तो आपका ग्रेन्युलोसाइट है। ए ग्रेन्युलोसाइट तो आपके पास केवल दो होते हैं, एक आपका होता है मोनोसाइट और एक आपका होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फो, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये भी गलत है ना, ये ई भी गलत है, तो बी एंड सी ओनली, बी सी डी सी सी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा एक सवाल और पूछ लेती हूँ, लार्जेस्ट WBC आ जाता है,
लार्जेस्ट WBC होगा दैट इज मोनोसाइट, एंड स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कोइगुलम इज फॉर्म्ड इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। आपका जो कोइगुलम होता है वो इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। कोइगुलम, कोइगुलम का मतलब होता है क्लॉट। आपकी बॉडी में जो क्लॉट बनता है ना वो ऐसे छोटे छोटे फाइब्रिन्स आपके स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोफाइब्रिनोजन जो होता है ना आपकी बॉडी में इनएक्टिव प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उसको आप क्या करते हो, फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करते हो। तो और वो फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिन, वो बहुत सारा क्या करता है, मिलके क्लॉट बनाता है। तो थ्रोम्बिन से नहीं बनेगा, फाइब्रिन से बनेगा। पहली स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट है स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बेटा आपका जो एरिथ्रोसाइट होता है दैट इज आरबीसी, उसका जो ग्रेवयार्ड होता है उसको वो कौन होता है, स्प्लीन होता है। आपका जो आरबीसी है ना उसका लाइफ स्पेन होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो क्या करता है, स्प्लीन में जाता है और डिग्रेड हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, आपका जो स्प्लीन होता है वो ग्रेवयार्ड तो है ही है, बट इसी के साथ साथ वो उसका क्या होता है, रिजर्वियर भी होता है। आपका जो एक्स्ट्रा आरबीसी होता है वो कुछ आरबीसी को हमेशा स्टोर करके रखता है, इमरजेंसी कंडीशन में उनको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यही ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, उसके बाद है Which of the following statement is correct? Correct statement आपको बतानी है। Increased ventricular pressure cause closing of semilunar valve। देखो एक बात बताओ, सेमिलुनार वॉल्व कैसे होती है। ये हर्ट है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जाती है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जाती है आयोटा। यहाँ पे जो वॉल्व होती है सेमिलुनार वॉल्व होती है। अब एक बात, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वॉल्व तो ओपन हो नहीं सकती, ये भी वॉल्व, तो आपकी सेमिलुनार वॉल्व भी तो ओपन होंगी ना। तो आपके पास इंक्रीज प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। ठीक है, ओपनिंग होती है। पहली स्टेटमेंट गलत होगी। उसके बाद है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मतलब एवीएन जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल गलत बात है। आई टोल्ड यू कि आपका एवीएन कभी भी क्या नहीं करेगा, जनरेट नहीं करेगा इम्पल्स को। कौन करता है, एससीएन करता है। एवीएन तो उसको केवल और केवल एट्रिया के पास क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसके बाद है द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। कि आपका जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो आपका ओपन होती है ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी आपकी ओपन होती है। एवी वॉल्व जो है वो आपका जॉइंट जॉइंट डायास्टॉल के समय से ओपन है। ठीक है, वो एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन के कारण नहीं खुलती हैं, उसका उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो सी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंटेड डायस्टोल। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका जब जॉइंटेड डायस्टोल होता है तो उस समय भी आपकी जो एवी वॉल्व होती है ना, वो एवी वॉल्व्स जो है वो क्या है, ओपन है। अब क्योंकि एवी वॉल्व्स ओपन है तो आपके पास जो क्या होगा, आपका एक तरीके से ब्लड है जो आपका रिस्पेक्टिवली राइट एट्रियम में जो आपके पास यहाँ से आ रहा है ना, वेना कावा के थ्रू ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो आपका सीधा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि एवी वॉल्व ओपन होती है। तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ठीक है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो ये तीनों आपकी गलत है और डी ऑप्शन आपका ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। थ्रोम्बिन, ऑब्वियसली थ्रोम्बिन होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, मैं आपको पूरा एक बार पाथवे बता देती हूँ। आपकी बॉडी में ना जब भी कोई चोट लगती है तो आपकी बॉडी में ना एक थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब जो भी इंजर्ड टिश्यू होता है वो ना एक टाइप का एंजाइम रिलीज करता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आपका कन्वर्ट करता है आपकी बॉडी में जो भी आपका मतलब कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर, ये खड़ेगा थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये ऑलरेडी आपका प्लाज्मा ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को
फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो है बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, क्लॉट बनाते हैं, जैसे 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 प्लाज्मा मतलब ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, जाला जाला बना हुआ है पूरा, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इसमें चौक हो जाती हैं, ठीक है। और चौक हो जाती हैं तो आपका लिक्विड जो थोड़ा है वहां से बाहर निकलता है। ओके। और एक चीज मैं और बता दूं, आपका जो फ्रेश वूंड होगा, घाव होगा, उसके अंदर आपका जो क्लॉट बनता है ताजा ताजा, तो क्लॉट के आसपास ना आपको थोड़ा सा येलोइश लिक्विड आता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, प्लाज सॉरी सिरम। क्योंकि सीरम और प्लाज्मा में सिर्फ एक ही फर्क होता है, सीरम इज एग्जैक्टली सेम एज प्लाज्मा, बस उसमें आपका क्या नहीं होते, आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ब्लड जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्लॉट हो चुका है। नेक्स्ट है, पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, देखो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों होता है, ध्यान से सुनो। अच्छा, ऑप्शन नहीं बताया क्या मैंने, आगे बेटा ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखो मैंने तुम्हें बताया था रेसिपिएंट जो होता है उसका हमेशा क्या देखते हो, एंटीबॉडी देखते हो, ठीक है। आपको एंटीबॉडी देखनी है। अब एक बात बता दो मुझे, अगर मैं बात कर रही हूँ ए बी, तो इसके अंदर एंटीजन ए भी है और बी भी है, क्या कोई एंटीबॉडी होगी, नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब आप इसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो, कोई भी एंटीजन इसके अंदर चला जाए, क्या वो जाके एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, क्या उसको मारने के लिए एंटीबॉडी वहां बैठी है, ऑब्वियसली नहीं। तो कोई भी एंटीजन जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दैट्स वाई आपका एबी ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी से भी क्या कर सकता है, आपका ब्लड ग्रुप को इजीली रिसीव कर सकता है, ठीक है। और एबी में अगर हम देखें तो एबी में भी पॉजिटिव होता है, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है, ऑन टचिंग रेडियल आर्टरी इन आवर रिस्ट वी फील पल्स वेव्स। आपका ये बताना है ठीक है या नहीं है, ठीक है ट्रू है। देखो आपके पास यहाँ ये जो होती है ना, आपका पाम में यहाँ पे आप जो करते हो ऐसे, आप देखते हो ना बुखार तो नहीं है, हार्ट बीट कितनी है, ऐसे हार्ट बीट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये तीन फिंगर्स कहाँ गया, ये तीन फिंगर्स ऐसे रखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना प्रेशर जो है उसको मेजर करते हो, और ये जो आप जो यहाँ मेजर करते हो दैट इज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो होता है वो आपका हार्ट रेट के इक्वल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इससे बोला है कि आप रेडियल आर्टरी को करके पल्स वेव को फील कर सकते हो, तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हार्ट बिगिंस बीट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एसएन ऑन द राइट एट्रियम, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो एसए नोड होता है वो राइट एट्रियम में राइट साइड में अपर कॉर्नर में होता है, और वो आपकी हार्ट बीट को क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। तो असर्शन और रीजंस दोनों जो है वो हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, रीजन एंड assertion are true but reason is not incorrect explanation, ये ठीक है आपका। देखो रीजन भी सही है, असर्शन भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे की, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ। सबसे पहले बात तो ये बता दो मुझे कोलियोप्टाइल क्या होता है, ठीक है। जब भी आपके पास एक सीड जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है, तो ऊपर बनता है प्लीम्यूल और नीचे बनता है क्या आपका रेडिकल। प्लीम्यूल के ऊपर आपके जो मोनोपोड्स होते हैं, प्लीम्यूल के ऊपर एक ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे आप बोलते हो कोलियोप्टाइल, एंड रूट्स के ऊपर रेडिकल जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, अनडिफरेंशिएटेड शीट ऑफ सेल्स, जो उसको आप बोलते हो कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल से ऑक्सीजन को किसने आइसोलेट किया था, एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, और कहाँ से आइसोलेट किया था, आपने ना एवेना प्लांट ओट्स जिसको आप बोलते हो उसको मतलब उसके अंदर आपने कोलियोप्टाइल में क्या किया था उसको देखा था। आपका जो अवेना है ओट्स दैट इज ए मोनोकोट, और जो ये किया था वो किया था एफ डब्ल्यू वेंट। फर्स्ट है कैनरी ग्रास बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, नहीं। कैनरी ग्रास बाय एफ डब्ल्यू वेंट ओट्स, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। उसके बाद है दैट्स इट, 40 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। तो हमने हमारा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, थर्ड मॉक टेस्ट, वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इसी तरीके से आप जो है अपने सेशन में बने रहिए, हमारे सेशन में बने रहिए, हम आपके साथ हैं। एग्जाम का बहुत कम टाइम रह गया, तो हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएं।
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम ये सेशन जो है वो स्टार्ट रखेंगे, और साथ ही साथ हम आपके लिए जो है वो कुछ और सेशन भी लेके आ सकते हैं, जिसमें हम आपके लाइव सेशन रख लेंगे। लाइव सेशन में हम आपको चैप्टर्स दे देंगे, चैप्टर के मैं आपको रिविजन करवा दूंगी फटाफट, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उसमें भी आपको जो डाउट्स होंगे आप वो पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए।